ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी बोर्ड है, ठीक है, उसके बाद में। तो चलिए स्वागत है आपका फिर, ठीक है। तो हम जैसे कि इस क्लास में सीडीपी की क्लास में या टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो शिक्षण के बारे में ही चल रहा है अभी तक टॉपिक, ठीक है। अब एक चीज और है, ये ना सोचे कि ये टॉपिक कितना इस तरीके से चल रहा है, अभी तक समाप्त हो जाता, ये हो जाता, ठीक है। तो इसमें देखो कराने के लिए तो एक दिन में ही खत्म हो जाता, बट इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक भी है। हमने तो इतना इसमें कुछ लिखा भी नहीं है, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा समझ रहे हैं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बाकी इसमें एक क्लास और लगेगी, ठीक है, शिक्षण में। इसमें जो भी, और जैसे मैंने कहा था कि समस्या मतलब एक व्यवसाय के रूप में किस तरीके से कार्य करता है, और इसमें कुछ शिक्षण कौशल की हम बात कर रहे थे, ठीक है। और भी दो तीन चीजें हैं इसमें कि किस तरीके से और मतलब क्या क्या योगदान रहता है शिक्षण का, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस थी वो शिक्षण विधियां ही थी इसमें। शिक्षण विधियां और सूत्र जो हमारे किस तरीके से ये इसमें फॉलो होते थे, ठीक है। तो जैसे कि ये चीजें हमने कल भी डिस्कस करी थी कि कौन सी विधियां होती है और कौन उसके प्रतिपादक है, ये भी मेन क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन कौन उसके प्रतिपादक थे, ठीक है। तो अगर हम देखिएगा तो हम अगर कुछ शिक्षण विधियों की अगर हम चर्चा करें, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, अगर थोड़ा सा समझें तो देखिएगा। तो अगर मैं पहली शिक्षण विधि की अगर बात करूं, ठीक है, तो उनमें से सबसे प्रमुख है हमारी आगमन विधि, इंडक्टिव विधि मेथड, ठीक है, आगमन विधि, ठीक है, आगमन विधि ये है, ठीक है, इंडक्टिव मेथड, ठीक है ये। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि आगमन विधि मतलब मैं आगमन विधि की अगर मैं बात करूं, सपोज दैट मुझे आगमन विधि के द्वारा पढ़ाना है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि आगमन विधि के द्वारा पढ़ाइए, ठीक है, या आपको कहीं भी इंटरव्यू में या किसी भी तरीके से अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि आगमन विधि के दौरान किस तरीके से आप पढ़ाओगे, या आप आपका वे क्या रहेगा, ठीक है। तो आगमन विधि देखिए, हाँ, शिक्षण विधियों के बारे में हमने कल भी चर्चा कर रही थी कि शिक्षण विधि किससे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एक लाइन में कह दिया था, अगर लिखना है किसी को तो लिख सकते हो, शिक्षण विधि के बारे में एक लाइन में लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे भी हमने कल कहा था तो आप लिख सकते हैं शिक्षण विधि के बारे में, ठीक है, एक लाइन लिख सकते हो, ठीक है, लिख लो, शिक्षण विधि के बारे में लिख लो, एक लाइन लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कि किस तरीके से लिखना है। तो ये एक प्रकार की मतलब हम बोल सकते हैं जो ये है शिक्षण विधियां है, मतलब ठीक है, वो क्या होती है, शिक्षक यूज कौन करता है इसको, शिक्षक ही करेगा, ठीक है। तो ये शिक्षक द्वारा लिख लो फिर अगर बाय द वे आ गया कि शिक्षण विधि का मतलब क्या उद्देश्य है या क्या कार्य है और ये किसके लिए कौन यूज करता है। तो शिक्षक द्वारा क्या निर्देशित प्रक्रिया है, लिख सकते हो आप, शिक्षक द्वारा, ठीक है, साथ साथ शिक्षक द्वारा निर्देशित, इसमें निर्देश देता है मतलब एक हिसाब से, शिक्षक द्वारा निर्देशित प्रक्रिया है ये, क्या, शिक्षण विधि, ठीक है। शिक्षक द्वारा क्या, ये शिक्षक द्वारा क्या निर्देशित प्रक्रिया है, ठीक है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, ठीक है, निर्देशित प्रक्रिया है जिसमें या जिसके फलस्वरूप, जिसके या जिसमें, ठीक है, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं, छात्र कुछ सीखते हैं, छात्र कुछ सीखते हैं, छात्र कुछ सीखते हैं, ठीक है। शिक्षक द्वारा, किसके द्वारा, शिक्षक द्वारा निर्देशित प्रक्रिया है जिसके ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, शिक्षक द्वारा ऐसी निर्देशित प्रक्रिया, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, शिक्षक द्वारा निर्देशित, ऐसी निर्देशित प्रक्रिया, यहाँ लिखना, ऐसी निर्देशित प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं, इसमें मतलब छात्र ज्ञान अर्जन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार मतलब हम बोल सकते हैं कि जो शिक्षण विधि है, ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण विधि है क्या है, शिक्षण विधि है वो अनेक, शिक्षण विधि अनेक क्रियाओं, इसमें अनेक क्रियाएं होती है, अनेक क्रियाओं का क्या है, क्रियाओं का पुंज है, मतलब एक हिसाब से क्रियाओं का पुंज है,
ये लिख सकते हो आप, क्या ये पुंज है, गुच्छा है, ठीक है, पुंज है, कलेक्शन है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षण विधि है वो शिक्षक द्वारा ऐसी निर्देशित प्रक्रिया है जिसके द्वारा फलस्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं या ज्ञानार्जन करते हैं। कल मैंने आपको ये भी कहा था कि ज्ञानार्जन होता है इसमें छात्र का, ठीक है, ज्ञानार्जन होता है शॉर्ट में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसी में ही वो चीजें आती है, आपके सूत्र भी इसी में ही आते हैं। जैसे शिक्षण सूत्र का अगर वो प्रयोग कर रहा है तो वो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है, ठीक है, तभी उसमें उस शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करता है, ठीक है। उसमें विधि को इफेक्टिव बनाने के लिए होता हो, जो शिक्षण सूत्र यूज प्रयोग किए जाते हैं वो विधि को इफेक्टिव बनाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें समझनी है क्या है कैसे है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं आगमन विधि की बात करूं तो देखिएगा क्या है और कौन सा सूत्र इसमें लग सकता है, ठीक है। तो समझने वाली बात, देखो लिखाएंगे तो हम है नहीं कि यहाँ पर ज्यादा थ्योरी, तो ये तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं फिर बाद में, ठीक है, या चीजें में इसको दो दो तीन तीन लाइनें थोड़ा समझा के उसको आप बना सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात है पहले, ठीक है। तो देखिएगा आगमन विधि में होगा क्या, आगमन और निगमन को ना एक साथ देखना, एक ही बात है वो, अगर आपको आगमन आ गई तो निगमन भी आ गई, कंफ्यूज हम इसी में ही होते। आवाज आ रही है मेरी, बोलो, हेलो, हाँ कहीं ऐसा ना हो फिर, ठीक है। डिडक्टिव, इसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, डिडक्टिव मेथड, ठीक है। ये है इंडक्टिव और ये डिडक्टिव, ठीक है। अब देखिएगा जरा हिंदी में देखिए पहले आगमन तो इसमें किस तरीके से होगा, आगमन विधि क्या होगी, देखिएगा आगमन विधि में आप क्या क्या करोगे और निगमन विधि में आप क्या क्या करोगे। आगमन विधि में जो करोगे उसके अपोजिट निगमन विधि में करना। तो पहले आगमन विधि को समझते हैं जरा, ठीक है। अब देखिएगा आगमन विधि में होता क्या है, इसमें पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना होता है, कोई भी मुझे टॉपिक पढ़ाना है किसी भी बारे में, चाहे वो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो चाहे कोई सा भी हो। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, सपोज दैट मैं नाउन पढ़ा रहा हूं, कोई टॉपिक लिया मैंने, प्रकरण लिया है, नाउन या संज्ञा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये तो अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसके दो तरीके हैं पढ़ाने के। एक ये कि मैं आपको ये बोल दूं कि व्हाट इज नाउन, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा कि नाउन इज द प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और पर जो भी है, ठीक, क्या क्या था, पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई है, एक सिद्धांत हो गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने पहले क्या नियम बताया, पहले ये नियम है इसका, एक हिसाब से ये ऐसे समझना आपको कि नियम है इसका, ठीक है। नियम है, सिद्धांत है। डायरेक्ट में किस पे गया, नियमों पे गया, उससे सिद्धांतों पे गया, परिभाषा पे गया, डायरेक्ट गया मैं नियमों पे जिसका नियम बताता है, ठीक है। फिर मैं बाद में बोलूंगा आपको, बाद में मैं आपको बोलूंगा कि जैसे राम, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं अब। फिर बोलूंगा प्लेस में देहरादून, ठीक है, इस तरीके से। फिर बोलूंगा पेन, अब मैंने उदाहरण दिए बाद में। तो ये भी एक मेथड है। तो आप मुझे ये बताइए कि मेथड कौन सा हुआ, आगमन विधि वाला हुआ या निगमन विधि वाला हुआ, बताइए अब, बताइए। और कोई, अच्छा, अगर फिर क्या होता है, हाँ, फिर कौन सी विधि हुई है, निगमन। और जैसे मैम ने कहा, मैम ने क्या बोला, कौन सी विधि है, आगमन। तो देखिएगा जरा कितनी मतलब हमें कंफ्यूजन हो रहा है, आगमन है निगमन है, आगमन है निगमन है। तो इसको याद कैसे रखे, समझे कैसे जरा, देखिए अगर आपने ये याद भी कर लिया ना, समझिए कि एक में ऐसा जरूर होता है कि पहले हम उदाहरण देते थे फिर नियम पे आते थे, पर ये भूल जाओगे आप कि है किसमें था ये, आगमन में था या निगमन में था, इतना ही कंफ्यूज होंगे आप आपको ये तो पता है कि एक में उदाहरण देना फिर नियम जाना है, फिर ये भी आपको पता है एक में हम नियम बोलेंगे पहले फिर उदाहरण देने, और है भी दोनों में यही है। तो याद कैसे रखना है, कौन सा वो पहले उदाहरण देते हैं, किसमें पहले नियम देते हैं,
ठीक है, जैसे सर ने भी कहा है तो उनके सर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो अब देखिएगा उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अब देखिए देखते हैं जरा मैम, आगमन विधि, देखो इसको पकड़ो जरा। आगमन, आगमन मतलब आओ, है ना, आओ। देखो ऐसे किताबों में नहीं लिखा हुआ, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आओ, आगमन मतलब आना ही होता है, किसी का आना। सपोज दैट मैं अगर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है, अगर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, किसी को समझ लेते हैं, या कोई दूसरा टॉपिक भी मान लो, ठीक है, तो अगर मैं टॉपिक में यही बोलता रहा आपको, एग्जाम्पल ही देता रहा हूँ, वहाँ ऐसा होता है, ये होता है, तो होता है, पहले कहानियां सुनाता रहा हूँ, मतलब उदाहरण देता हूँ बहुत सारे। ठीक है, तो जैसे, तो आप क्या बोलोगे मुझे कि सर आ जाओ टॉपिक पे फटाफट, किसमें आ जाओ, अब टॉपिक पे आ जाओ, अब नियम बता दो हमें, या सिद्धांत बता दो उसका है क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आ गया, मतलब आ जाओ, आपके मन में क्या होगा, आ जाओ, किस पे आ जाओ, टॉपिक पे आओ, किस पे आ जाओ, बोलिएगा साथ सब मेरे, किस पे आ जाओ, टॉपिक पे आ जाओ। और टॉपिक मतलब जो नियम है उसका, नियम पे आ जाओ सर, आप बताइए, या प्रकरण पे आ जाओ, उसके प्रकरण पे आ जाओ, या उसके सिद्धांत बता दो सर, आपके मन में ऐसा सवाल आएगा, या उसके नियम बता दो, सिद्धांत बता दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आ जाओ, देखो कहाँ आ जाओ, नियम प्रकरण सिद्धांत पे आ जाओ। तो जो आने वाली बात है, इसका मतलब वो पहले क्या दे रहा होगा, इसका मतलब वो पहले क्या दे रहा होगा, आपने ऐसा क्यों बोला कि नियम पे आ जाओ, पहले क्या दे रहा होगा वो, बोलो। हाँ, पहले वो क्या दे रहा होगा, उदाहरण दे रहा होगा, या विशिष्ट चीजें बता रहा होगा। विशिष्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर, उदाहरण को हम विशिष्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो विशिष्ट बातें बता रहा होगा, पहले छोटी छोटी बातें बता रहा होगा, बेसिक चीजें बता रहा होगा पहले। ठीक है, उदाहरण बता रहा होगा। तो देखिएगा, जब मैं विशिष्ट बातें बताता रहूंगा, उदाहरण देता रहूंगा, देता रहूंगा, देता रहूंगा, फिर हमारे मन में क्या आता है, अरे सर आ जाओ ना टॉपिक पे, आ जाओ, कहाँ आ जाओ, टॉपिक पे आ जाओ, नियम पे आ जाओ। जो आने वाला होगा ना, आने वाला, तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि। तो यहाँ पे देखो जरा, यह आ रहा था, वो नहीं आ रहा था ना, ठीक है, यहाँ तो कहीं नहीं आ रहा था, यहाँ तो पहले से ही आ गया था। ठीक है, तो ऐसे नहीं समझना है। अगर मैं पहले ये देता राम श्याम, ये पेन पेंसिल, ये नाउन होते हैं, ठीक है, तब आप बोल सकते सर हमें बता दो नियम क्या है इसका, तब मैं बाद में ये बताता नियम ये है इसका। ठीक है, तो ऐसे समझना है, जब भी हम उदाहरण या विशिष्ट से नियमों की ओर जाते हैं, या जब हम पहले उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, तत्पश्चात हम नियमों के बारे में बताते हैं, तो आगमन विधि कहते हैं। ठीक है, आगमन विधि कहते हैं। और जस्ट बिल्कुल अपोजिट है, अगर हम पहले नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, तत्पश्चात हम उसके उदाहरण के बारे में बताते हैं, तो कौन सी विधि हो गई है, निगमन विधि। इसका जस्ट अपोजिट हो गया ना, देखिएगा इसका ये हो गया। यहाँ पर मैं क्या बताऊंगा, पहले नियमों को बताऊंगा, परिभाषा बताऊंगा, पहले क्या बताऊंगा, परिभाषा बताऊंगा, या उसके क्या बताऊंगा, सिद्धांतों को बताऊंगा, किसको बताऊंगा, उसके सिद्धांत, सिद्धांतों को बताऊंगा, तब बताऊंगा मैं उसका उदाहरण, लास्ट में उदाहरण। जैसे मैंने यहाँ प्रयोग करा, तो यहाँ मैंने कौन से विधि का प्रयोग करा था, यहाँ मैंने निगमन विधि का प्रयोग करा था। किसका प्रयोग करा था, निगमन विधि का प्रयोग करा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं, सपोज मैंने पहले क्या दिए, एग्जाम्पल दिए, राम, राम, देहरादून, तब मैंने नाउन पढ़ा है कि नाउन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कौन सी विधि का प्रयोग करा था, यहाँ मैंने आगमन विधि का प्रयोग करा था। और यहाँ मैंने कौन सी विधि का प्रयोग करा था, निगमन विधि का प्रयोग करा था। क्या आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो जरा, अब पूछते हैं कि कौन सा सूत्र लागू हो रहा, देखिएगा जरा सूत्र कौन से लग रहे इसमें। क्या हमने इस प्रकार का कोई सूत्र नहीं पढ़ा था, देखो जरा, क्या हमने ये सूत्र नहीं पढ़ा था, ये वाला देखिएगा, क्या हमने ये सूत्र नहीं पढ़ा था, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्या ये सूत्र नहीं पढ़ा था, बोलो, ये पढ़ा था ना। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता था, पहले मैं उदाहरण की बात कर रहा था, फिर सामान्य या नियम की बात कर रहा था। तो ये सूत्र जो बैठ रहा है, मुझे ये बताइए, क्या ये निगमन में बैठ रहा है या आगमन में बैठ रहा है, किसमें बैठ रहा है ये सूत्र, बस आगमन में। बस उसमें पहले मैं उदाहरण दे रहा था, फिर सामान्य की बात करी, मतलब
प्रकरण की बात करी, सिद्धांत की बात करी, तो इस तरीके से पूछते हैं कि विशिष्ट अभिसामान्य किस नियम की ओर, किस विधि की ओर इंगित करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो आगमन विधि। ठीक है, अब अगर वो ऐसा देता, देखो सामान्य देता, पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर, अगर वो सूत्र ऐसे दे देता तो ये किसमें फॉलो हो रहा है, ये रूल, ये सूत्र किसमें लग रहा है, बताइए, ये सूत्र किसमें लग रहा है, निगमन में। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले नियम बताए, सिद्धांत बताए, सामान्य बातें बताई, मतलब सामान्य जो उसकी बात थी, पृथ्वी गोल है तो गोल है, सामान्य बात है। ठीक है, तो उसके बाद वो बता रहा है विशिष्ट चीजें कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे एग्जाम्पल है, उदाहरणों के द्वारा उसने समझा दिया, तो निगमन में। ठीक है, तो निगमन में, तो इसी तरीके से हमें सोचना होता है। अब देखिएगा, मैंने कहा इसमें जो सूत्र लगा कौन सा लगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब जरूरी थोड़ी ना एक ही सूत्र लगेगा इसमें, इसमें आप और भी सूत्र ले सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो और कौन सा सूत्र लगा सकता हूं मैं यहाँ आगमन में, बताइएगा। हाँ, ठीक है, अंक बताऊंगा मैं, पहले अंक मतलब उसके भागों को बताऊंगा, छोटे छोटे भागों को बताऊंगा, उदाहरण दूंगा छोटे छोटे, तब जाके मैं पूर्ण में आऊंगा। आया मैं नियम में, पूर्ण में। तो इस तरीके से समझना होता है कि हमें कौन सा सूत्र लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इसमें ये सब चीजें आती है आगमन विधि में। पहले हम उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, तब हम नियमों की ओर इंगित करते हैं। उसके बाद ये जस्ट अपोजिट है, आगमन और निगमन। तो आपसे एक सवाल भी है, क्वेश्चन भी आता है ये, तो आप मुझे ये बताइए, आप कौन से विधि का प्रयोग करते हो जब आप पढ़ाते हैं, ठीक है, तो कौन से विधि का प्रयोग करते हैं आप, बताइए। निगमन, देखो कोई आगमन कर रहा है, कोई निगमन कर रहा है ना, इसमें कोई होनी कि नियम, देखो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने आगमन बोला तो गलत है, अगर निगमन बोला तो गलत है, दोनों सही है। आप देखो जरा, मैंने आपसे पूछा कि आप कौन सी विधि प्रयोग करते हो, तो चलो आप मुझे ये बताइए, आप कौन सी विधि पसंद करते हो इन दोनों में से, इतना बताइए मुझे। पसंद करते हो, कौन सी विधि पसंद करते हो, आगमन। तो जरा मुझे ये बात बताइए, आपने आगमन विधि को पसंद करा, कहने का मतलब ये है आप भी ऐसा चाह रहे हैं कि पहले उदाहरण दें, है ना, उदाहरणों के द्वारा समझाया जाए, तब उसके बाद नियमों और सिद्धांतों की बात करें। ठीक है, तो जैसे ये निगमन विधि है, क्या है, निगमन विधि है, तो जैसे लोग कहते हैं, या मैं भी कभी कभार बोलता हूं, ठीक है, तो जैसे लोग पहले नियम बताते हैं, क्या बताते हैं, नियम या सिद्धांत की बात करते हैं, पृथ्वी गोल है, या बल का नियम, बल का जो भी है, न्यूटन के नियम बता देता है पहले, ठीक है, सिद्धांत बताता है, उसके बाद वो उसके उदाहरण देता है। तो क्या ये उपयुक्त नहीं है, बताइए, क्या ये सही नहीं है, ये भी ठीक है। अच्छा, तो एक चीज देखिएगा, आप देखिएगा, दोनों के लाभ और हानि, देखो हर चीज के ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस होता ही होता है, हर चीज के दो ही पहलू रहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं, और परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, वो चाहे इंसान की बात करो, चाहे कोई भी बात करो। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, आप पसंद करते हैं, अच्छी बात है, इसको आप प्रिफर करते हैं आप, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी है, कहीं ना कहीं किसी के लिए भी बेटर है ना। तो आप देखिएगा जरा, क्वेश्चन आता है ये, जैसे मैंने आपसे पूछा, मैं कक्षा दे रहा हूं, आप क्या दे रहा हूं, कक्षा, सिचुएशन दे रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं, आपको कक्षा 6 से 8 वालों को पढ़ाना है, ठीक है, मैं आप सिचुएशन रख रहा हूं आपके सामने, तो और आपके पास 2 महीने, आपके पास 10 दिन बाद पेपर है, क्या है, 10 दिन बाद आपके परीक्षा है, परीक्षा है आपकी, ठीक है, परीक्षा है, और आपके अभी कम से कम 10 या 12 यूनिट बची हुई है अभी पढ़ाने के लिए, आपके पास 10 या 12 यूनिट अभी बची हुई है पढ़ाने के लिए। तो मुझे आप ये बताइए कि आप वहां पर कौन से विधि का ज्यादा प्रयोग करोगे, आगमन या निगमन, बताइए, बोलिएगा और बताइए, बताइए, निगमन। तो देखिएगा, ये जो विधियां बदल रही है हमारी, वो परिस्थिति के अनुसार बदल रही है ना,
परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदल रही है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये भी हमारी बड़े काम की चीज है, निगमन विधि। अब आप समझ गए होंगे आप कि निगमन विधि और आगमन विधि में अंतर क्या है। देखिएगा, आगमन विधि अधिक समय लेता है। देखिएगा एक अंतर देखो, आगमन विधि क्या लेता है, अधिक समय लेता है, और निगमन विधि बोलो कम समय लेता है ना? लेता है या नहीं लेता है? एक बात बताइए, आपने निगमन विधि क्यों बोली, आपने आगमन क्यों नहीं बोली, बताइएगा, बताइए। क्यों, ऐसा क्या है इसमें आगमन में, बताइए। ये क्या मना करेगा हमें? बोलो बोलो। हाँ हाँ, इसको मतलब थोड़ा समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो विधियां होती है परिस्थितियों के अनुसार आप यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सामान्य की बात करूं, अब मैं ये सिचुएशन नहीं रख रहा हूँ आपके सामने कि इतना टाइम है, ये है, सो है, ठीक है। तो ये तो गलत बात भी है, अगर 10 दिन भी रह गए और आपने अभी तक पढ़ा भी, ये गलत बात भी है, ठीक है। तो हम सामान्य रूप में बात करते हैं जरा, ठीक है। जो सामान्य रूप में अगर मैं बात करूं तो आपको जो यूज करनी है, आपको जो सबसे ज्यादा यूज मेथड जो करना है वो कौन सा करना है, बताइएगा। आगमन विधि का यूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता था कि कक्षा 6 और 8 में मतलब सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सी विधि मानी जाती है, ऑप्शन यही आते हैं। कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, ठीक है। आया बात समझ में? तो इस तरीके से इन दोनों विधियों का प्रयोग होता है, ठीक है। ओके, ये होता है, ठीक है। बाकी देखो, मैं ये भी बता रहा हूँ, आगमन विधि ना अगर आप पढ़ोगे ना, कहीं भी पढ़ोगे, बुक में पढ़ोगे, नेट में पढ़ोगे, ये आगमन विधि अपना आप में कम से कम बहुत बड़ा एक चैप्टर माना जाता है। आगमन विधि बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। फिर उसमें कहानियां हैं बहुत सारी, अगर आप पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग आ जाएगा उसमें, जब पढ़ोगे आप कि किस तरीके से पहले उदाहरण दिए जाते हैं, इसके लाभ है, हानि है, उसके दोष गुण दोष जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका तो हम बात नहीं कर सकते कि क्या गुण दोष, ठीक है। तभी मैंने आपको बता दिया कि जो आगमन होता है ज्यादा समय भी लेती है, और निगमन विधि का यूज तब होता है जब हमारे पास समय कम होता है, तो हम निगमन विधि का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो मैं थर्ड विधि की बात करूं, अगर मैं थर्ड विधि आपसे यहीं से उठाता हूं, जो मैंने कल भी कहा था, संश्लेषण विधि, जो वापस सूत्र में भी मैं बता रहा था कि हो सकती है वहां पर भी, लेकिन हम एक मेथड ले लेते हैं उसका। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि को एक साथ देखते हैं। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, ठीक है। तो देखिएगा, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि की अगर मैं बात करूं तो बताइएगा जरा क्या हो सकती है संश्लेषण विधि, बताइए। कल हमने सूत्र के द्वारा भी थोड़ा सा समझा था कि किस तरीके से ये होता है। तो संश्लेषण विधि में भी बहुत कंफ्यूजन होते हैं। देखिए, जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं ना, मैं ज्यादा वही अलग कर रहा हूँ, वही ज्यादा समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ठीक है। बताइएगा क्या होती है संश्लेषण विधि, बताइएगा, बोलो क्या होती होगी संश्लेषण विधि, जल्दी बताओ। आपके हिसाब से क्या होती होगी संश्लेषण विधि, बोलो, बोलिएगा, कुछ तो बोलो। क्या? हाँ, बोलो क्या होता है संश्लेषण, बोलो क्या बोल रहे हो आप? आ रहा समझ में? देखिएगा, देखिएगा जरा मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिएगा जरा होता क्या है इसमें, संश्लेषण करना है हमने चीजों को, क्या करना है, संश्लेषण करना है, क्या करना है, संश्लेषण करना है, मतलब इकट्ठा करना है, ये समझिए आप जरा, ठीक है। मैं थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से समझा रहा हूँ। हमें क्या करना है, संश्लेषण करना, चीजों को इकट्ठा करना है, क्या करना है, इकट्ठा करना है, ठीक है। और यहाँ क्या करना है चीजों को, बताइएगा, यहाँ चीजों को क्या करना है, ऐसे विखंडित करनी है,
ऐसे, ये, ठीक है। अब जरा दूसरा एग्जांपल से समझिएगा कि संश्लेषण विधि क्या होती है। देखिएगा क्या होता है जब हम संश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे। मैं अब ना संश्लेषण विधि का प्रयोग कर रहा हूँ, देखिएगा कैसे। अगर मुझे संश्लेषण विधि का प्रयोग करना है तो देखिएगा, पहले मैं बताऊंगा भाग, पार्ट बताऊंगा, भागों को बताऊंगा या उसके खंडों को बताऊंगा। मैं पहले खंडों या उसके विशिष्ट चीजों को बताऊंगा। पहले क्या बताऊंगा? विशिष्ट चीजों को, ठीक है। विशिष्ट मतलब उसके पर्टिकुलर, उदाहरण ही बोल सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से बोल रहा हूं मैं। विशिष्ट मतलब उसका पर्टिकुलर भाग, पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा? उसके भाग, खंड। किसके खंड? मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। कोई भी प्रकरण हो तो पहले मैं उसके पार्ट्स बताऊंगा, फिर उसके खंड बताऊंगा, फिर उसके विशिष्ट जानकारी दूंगा। ये समझ सकते हो आप। तब जाके मैं कहाँ आऊंगा? एक संपूर्ण इसमें आ जाऊंगा, संपूर्ण, संपूर्ण भाग में जाऊंगा। किसमें आऊंगा? एक संपूर्ण भाग में आऊंगा। उसके किस भाग में आऊंगा? संपूर्ण भाग में आऊंगा, ठीक है। किसमें आऊंगा? देखो मैं भागों से कहा आ गया, संपूर्ण भाग में आऊंगा। बाकी आप इस तरीके से मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे देखिएगा, अगर मुझे मालूम है वर्णमाला पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? वर्णमाला। तो देखिएगा, पहले मैंने अभी अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले मैंने क्या पढ़ाया था? वर्ण पढ़ाया। क्या पढ़ाया? बोलिएगा, वर्ण पढ़ाया। फिर जैसे, फिर शब्द, मान लो शब्द भी कराया, ठीक है। तो एक चीज देखिएगा, इसी से क्या बनता है, तो इसको भी यहां पर हटा दीजिएगा थोड़ी देर। हमने वर्णमाला पढ़ी थी ना अभी, वर्णमाला, वर्णमाला। देखिएगा, वर्णमाला। अब वर्णमाला से क्या बनते हैं बताइएगा। जब हम वर्णमाला सीख जाएंगे, वर्ण सीख जाएंगे, तो इसका मतलब हमने किसका अध्ययन करा? तब मैं आपको बाद में क्या कराऊंगा? शब्द या वाक्य करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? शब्द या वाक्य करवाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हो, जैसे मान लो क प्लस म प्लस ल, एक दो, मतलब इस तरीके से समझिएगा आप। ये एक दो तीन, ये क्या है? ये वर्ण मान लो। क्या है ये? वर्ण। अब वर्णों से मैं क्या बना रहा हूँ? इसको एक शब्द बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एक शब्द बन गया, कमल, कमल। ये क्या बन गया? शब्द। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले मैंने क्या बोला? पहले मैंने उसके पार्ट्स को बताए। क्या बताए? पार्ट्स को बताइए। ये वर्ण होते हैं, ये व्यंजन है, ये स्वर है ना। पहले मैंने ये बताया आपको। तब जाकर मैं किस पे आया? शब्द पे आया। किस पे आया? शब्द पे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, ये इसमें एक विधि आपने पूर्ण से, आपने अंश से पूर्ण पढ़ा था ना आपने, जो मैंने बताया था। अंश से पूर्ण वाला क्या हो रहा है? इसमें सूत्र लागू हो रहा है। कौन सा हो रहा है बताइएगा? बताइएगा, कौन सा सूत्र लागू हो रहा है? अंश से पूर्ण वाला सूत्र लागू हो रहा है इसमें। अंश से पूर्ण की बात कर रहा है ये, अंश से पूर्ण की बात कर रहा है। पहले उसको क्या बताया? अंश को बताया, अंश क म ल। तब उसने क्या बताया? पूर्ण रूप ले लिया, कमल। शब्द पे आ गया। तो वर्णों से क्या आ गई? शब्दों पे आ गया। आई बात या नहीं आई समझ? बताइएगा, बताइएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। तो मैंने यहाँ क्या कहा था कि संश्लेषण रूप में आ जाएगा वो। तो इसका मतलब क्या था? देखिएगा, इसका मतलब यही तो हुआ कि पहले सपोज एक दो इस तरीके से था पहले, ठीक है, बार बार ये चीजें विखंडित रूप में थी। तब मैंने बाद में क्या करा? इन सबको क्या करा? ऐसे आप वापस में क्या करा? मिला दिया। क्या कर दिया? उसे संश्लेषित कर दिया। क्या कर दिया? बताइएगा। संश्लेषित कर दिया। क्या ये कर दिया? मैंने संश्लेषण कर दिया अपने जितना भी पूरे भाग थे। अब ऐसे समझिए, वर्णमाला से समझिएगा। ये क है, ये अ है, ये मतलब स है। कोई भी आप अलग अलग वर्ण ले लीजिएगा, वर्ण। तो इन सब वर्ण से मिलाकर बाद में क्या बनता है? एक शब्द बनता है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। बाकी आप कोई सा भी एक आप समझ सकते हो। पहले चीजों क्या थी? अलग अलग थी। क्या थी? अलग अलग थी। छोटी छोटी चीजों को मैंने बताया, तब उसको एक क्या दिया मैंने? एक रूप दे दिया, संपूर्ण रूप दे दिया एक, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में ये समझ सकता हूं, ये क्या है? ये पेड़ समझिए। क्या है? पेड़ है, ठीक है। इस तरीके समझिएगा आप, ठीक है। मान लो ये, ठीक है, ये हुआ। इस तरीके से समझिएगा आप। ये क्या है? मान लो पेड़ है ये, ठीक है। तो पहले देखिएगा, मैं पहले इसके बारे में क्या बोल रहा हूँ? ये उसकी जड़ है। क्या है ये जड़ है। फिर मैं क्या बोलूंगा? ये पत्ती है या फूल है या फल है, ठीक है।
फिर मैं क्या बोलूंगा, ये उसकी तना है, ये उसकी जो भी आप समझ सकते हो, पत्ती फूल। तो पहले मैंने इसके बारे में बताया, इसके भागों के बारे में बताया। पहले मैंने क्या बोला, इसके भाग कि पेड़ में क्या क्या होता है। तब लास्ट में बोला मैंने कि पेड़ किसे कहते हैं। तो इसका मतलब मैंने यूज क्या करा, पहले मतलब भागों से या खंडों से या विशिष्ट से या अंश से पूर्ण की ओर गया। जिसमें मैं अंश से पूर्ण की ओर जाता हूं उसे कहते हैं संश्लेषण विधि। क्या कहते हैं उसे, बताइए क्या कहते हैं उसको, संश्लेषण विधि। अब जस्ट इसका उल्टा देखो, इसका जस्ट उल्टा देखो, उसे कहते हैं विश्लेषण। देखिएगा, यहां से तो चीजें अंदर आ रही थी ना, यहां से चीजें अंदर को, इस तरीके से अंदर को आ रही थी, ये आ रही थी अंदर को। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहाँ चीजें बाहर गई है। कहां गई है, बाहर। कहां गई है, बाहर, विखंडित हुई है। इसका मतलब ये हुआ, मैंने पहले क्या बताया, पहले मैंने संपूर्ण चीजों को बताया। क्या बताया, मैंने पहले क्या बोला, संपूर्ण चीजों को बताया। फिर मैंने क्या बोला, अंश को बताया, उसके भाग को बताया। ठीक है, बाकी मैं समझा चुका हूं। अब इसको देखिए, मैंने पहले आपको क्या बोला, शब्द के बारे में बोला कि शब्द क्या होता है। तब मैंने लास्ट में इसको बांट दिया कि शब्द किससे बनते हैं, वर्णों से बनते हैं, है ना। तब मैं उसके भागों पे गए। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। पहले मैंने क्या बोला होगा, पेड़ के बारे में क्या बोला होगा आपको, पेड़, पेड़ के बारे में बताया होगा कि ये पेड़ है, बस। तब मैं बोलूंगा आपको कि अब इसमें क्या क्या होता है, मतलब उसको पेड़ के भागों के बारे में बताऊंगा ना, पेड़ के भाग। पेड़ के भाग क्या, जैसे मैं कहूँ जड़ होती है इसमें, तना होता है, पत्ती फूल जो भी है इस टाइप का। तो इसका मतलब इस प्रकार का हम यूज करते हैं जब टीचिंग करते हैं, नहीं करते। तो ऐसे समझना है, जो इसमें जो सूत्र लग रहा है संश्लेषण विधि में, वो क्या लग रहा था, इसमें हो रहा था, देखिए अंश से पूर्ण की ओर सूत्र इसमें लागू हो रहा है। अब अंश से पूर्ण की ओर आपको मैंने समझाया, तभी तो मैंने सूत्र पहले समझाए थे आपको। ठीक है, ताकि मैं अगर यहाँ इतना सा बोलूं अंश से पूर्ण, आपको समझ में आ जाए, बस इतने से बोलने से समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने पहले सूत्र को कराया था। ठीक है, तो अब मैंने कहा अंश से पूर्ण या जो भी है, ये आप समझ सकते हो, जो मैंने समझाने के लिए बोला है। ठीक है, फिर उसमें जब संपूर्ण की ओर चले जाए तो उसे कहते हैं संश्लेषण विधि। बाकी मैंने चित्र बना रखा आपको किस तरीके से था। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, विश्लेषण विधि। इसमें पहले संपूर्ण चीजों को बताया जाता है, तब उसका भाग। आ रही बात समझ में। अगर मैं वो सूत्र भी लगाना चाहूँ विशिष्ट और सामान्य वाला, तो वो भी यहाँ पर फिट हो सकता है थोड़ा बहुत। देखिएगा, या चीजों को क्या बता रहा हूं, विशिष्ट रूप में बता रहा है। क्या बता रहा है, विशिष्ट बता रहा है। तब उसको क्या बता रहा है, सामान्य बता रहे हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ, विशिष्ट और सामान्य की ओर जाना, ये भी सूत्र संश्लेषण विधि में लग सकता है, लागू होता है। ठीक है, और यहाँ आप क्या बोल सकते हो, सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है, तब वो सूत्र यहाँ पर भी लागू हो रहा है। आई बात समझ में या नहीं आई, बताइएगा जल्दी, बताइएगा। मतलब नहीं आया समझ में, हाँ ना तो करना ही नहीं, नहीं आया समझ में, बस एक लाइन में मैंने रट्टा, ताकि रट्टा मार दूं, है ना। बाय गॉड। अब हाँ, दोबारा देखना उसको, देखो मैंने ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया ना, इसलिए भी होता है कभी कभार, है ना। जब चीजें ज्यादा डिस्क्राइब कर देते हैं तब लगता है कि वो इतना कर दिया, लेकिन जो मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वो मिला ही नहीं, वो लाइन मिली ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा जरा क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव मेथड पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, शॉर्टकट नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तब भी इसमें भी मैंने कोशिश यही करी है। तो शॉर्टकट अगर मैं बात करूं तो शॉर्टकट इसका ये है, संश्लेषण विधि वो होती है जिसमें संपूर्ण से अंश की ओर जाते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, जिसमें क्या होता है, अंश से पूर्ण की ओर जाते हैं। ठीक है, ये है शॉर्टकट इसमें। और जो विश्लेषण था उसमें क्या होता था, विश्लेषण में क्या होता था, इसमें संपूर्ण से अंश की ओर जाते हैं। इस तरीके से समझना आपको, बस इतना ही तो था। हाँ, क्या 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 बोल रहे हो, हाँ
हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आप शिक्षण सूत्र से ना विधि का पता लगा लेते हैं कि कौन सी विधि है, मतलब वो इस टाइप का सोच सकते हो आप। कि यहाँ पर मैंने कहा नहीं, अभी समझाया मैंने कि पहले हम जब पढ़ाएंगे ना, जब टॉपिक पढ़ाएंगे, जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो संश्लेषण विधि का जब प्रयोग होगा, संश्लेषण मतलब इकट्ठा करेंगे, इसका मतलब हम पहले उसको विशेष उदाहरण देंगे ना, पहले इसका मतलब हम पहले अंश बोलेंगे, अंश, तब जाके हम बाद में किस में आएंगे, पूर्ण में आएंगे, संश्लेषण कर देंगे, उसको मिला देंगे। और विशेष विश्लेषण में क्या हो रहा था, अलग अलग हो रहा था, ठीक है, अलग अलग हो रहा था, तो इसका जस्ट अपोजिट है वो, तो ये मतलब है उसका, ठीक है। बाकी आप ना जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर या कुछ बना रहा हूँ, उसको एक बार जब लिखोगे ना तभी समझ में आएगा उसको, ठीक है। जब लिखोगे और बाद में रिवाइज करोगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, एक होती है, मैं शॉर्टकट अब थोड़ा समझाना भी कम करना पड़ेगा, देखिएगा। अब जो है वस्तु विधि, वस्तु विधि कर लीजिएगा जरा, एक वस्तु विधि में देखो जरा क्या होता है वस्तु विधि में, देखिएगा वस्तु विधि, वस्तु विधि, वस्तु विधि क्या होती है वस्तु विधि, क्या होती होगी वस्तु विधि, कोई बता सकता है वस्तु विधि क्या हो सकती है। ठीक है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, चलो ठीक है। देखिएगा, जैसे सर कह भी रहे हैं, तो इसमें जो सूत्र लग रहा है कौन सा लग रहा होगा, कोई बताएगा, बोलिएगा। वेरी गुड, ठीक है। इसमें जो सूत्र लग रहा है मूर्त से अमूर्त की ओर, देखो हमने मूर्त और अमूर्त पढ़ा था ना, बस अगर आप, मैंने इतना बोल दिया मूर्त से अमूर्त की ओर इसमें है, तो वस्तु विधि का और कुछ है ही नहीं। और कोई बताएगा इसमें कौन सा सूत्र हो सकता है, और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ये भी मान सकते हो, है ना, ये। फिर आप ये भी ले सकते हो, ज्ञात से अज्ञात भी ले सकते हो इसमें, ये इस तरीके से, ये। तो इतना ये चीजें अगर आपको समझ में आई, अब मुझे दोबारा समझाना पड़ा ये लाइनें, तो फिर वो चीजें बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो उसको रिपीट करिएगा पीछे, लेकिन मैं तब भी यहाँ पर आपको एग्जांपल बता देता हूँ दोबारा। होता क्या है वस्तु विधि में, वस्तु से ही पता लग रहा है, वस्तु, वस्तु को देखो, मैंने कहा वस्तु विधि में क्या क्या हो सकता है, वस्तु किस लिए होती है, मतलब पढ़ाने के उद्देश्य वस्तु क्या क्यों होती है हमारे पास, वस्तु दिखाने के लिए तो होती है, ठीक है। तो आप देखिएगा, जब वो बात कर रहा है प्रयोग करने के लिए होती है, ठीक है। तो वो कह रहा है मूर्त से अमूर्त की ओर जाइए, कहने का मतलब ये है, सपोज दैट मुझे कुछ पढ़ाना है, अगर मुझे कुछ पढ़ाना है, पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है या उत्तराखंड का मैप पढ़ाना है, तो मुझे उनको क्या करना पड़ेगा, वस्तु को दिखाना पड़ेगा, वस्तु प्रदर्शन करना पड़ेगा, वस्तु प्रदर्शन क्या करना पड़ेगा, वस्तु प्रदर्शन मतलब उसको सामने पेश करना होगा, दिखाना होगा, वस्तु प्रदर्शन करना होगा, क्या करना होगा, उनके सामने वस्तु प्रदर्शन करना होगा, मतलब उनको मूर्त अवस्था में लाना पड़ेगा, उनके सामने लाना पड़ेगा, प्रत्यक्ष लाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और वो उस चीज को, क्योंकि वो जानते हैं, ठीक है, उन चीजों को देखिएगा जरा, तो वस्तु प्रदर्शन करूंगा मैं, ठीक है। अब दूसरी बात, जब मैं वस्तु प्रदर्शन करूंगा, सपोज दैट मुझे बोलने हैं, अगर मुझे प्राइमरी में पढ़ाना है या कुछ छठी सातवीं में पढ़ाना है, मान लो है, हाँ, तो मान लो कुछ और, मान लो छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे हम जब बचपन में पढ़ाते हैं ना इस तरह के, ये मान लो कोई एक चीज है, देखिएगा, मान लो बॉल का एग्जांपल देता हूँ मैं, देखो मान लो कोई बॉल का एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, ये इस टाइप का, ठीक है। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर समझिएगा जरा, इस टाइप में देखिए जरा, ये बराबर, देखिएगा कितनी बॉल है यहाँ पर, 3। तो देखिएगा जरा मैं क्या करूंगा, देखिएगा जरा, ये अगर मैं उसको ये पूछूंगा ना, ये ये देखिएगा जरा, 1 यहाँ भी प्लस कर देता हूं मैं, ठीक है, 1+1+1, अगर मैं उनसे ये पूछूंगा ना, तो वो बोल नहीं पाएंगे, अगर मैं ये बोलूंगा कि 1+1+1 कितना होता है, या 1+2+3+ कितना होता है ना, 3×3=6 होते हैं, वो ये बोल नहीं पाते, क्यों, क्योंकि उनके सामने है ही 1 का है, 2 का है, बस संख्या है ये। अब अगर मैं उनको ये दिखा दूं ना,
कि ये एक बॉल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये क्या है, इसका मतलब वस्तु प्रदर्शन करा ना मैंने उसके सामने, प्रत्यक्ष लाया उनके सामने, मूर्त अवस्था में उसके सामने, मूर्त चीजें होती है जो उसके सामने हो, तो जो उसके सामने, तो बच्चा वो गिन लेता है कि एक दो तीन, तब वो तीन यहाँ से गिन लेता है, एक दो तीन है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो चीजों को। ठीक है, तो कहने का मतलब वस्तु विधि मतलब यही चीजें, मूर्त चीजें, मतलब जो उसके सामने है, क्या है उसके सामने, ये बॉल रखी हुई है, तब वो गिन लेता कि एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, चार बॉल, ऐसे गिन लेता हो। लेकिन अगर आप उसको ऐसे दोगे ना सवाल कि 1+2+3 कितने होते हैं, तब वो बोल नहीं पाएगा। वो यही कारण है कि वो चीजों को पहले क्या चाहता है, अपने सामने चाहता है, क्या ये सच में है या नहीं है, तो मूर्त चीजों को देखता हो पहले, मतलब प्रत्यक्ष चीजें जो उसके सामने हो उस पर ज्यादा विश्वास करता है वो। ठीक है, ज्ञान चीजों को ज्यादा करता है जिसके बारे में वो जानता है, क्योंकि वो बॉल के बारे में तो जानता है। ठीक है, तो इसीलिए कहने का मतलब मेरा यही है, तो वस्तु विधि का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कक्षा में करिए। अब देखिएगा, अब एक चीज बताओ, जब हमने क्लास 2 और 3 में थे हम, सपोज तब हमने ये विधि यूज करी है। आपने आपने बुक देखी होगी, नर्सरी केजी यूकेजी की बुक देखी होगी अगर किसी ने, तो आप बताइए, जब उसमें मैथ के सवाल होते हैं तो उसमें ऐसे नहीं होते कुछ बने हुए, होते हैं 2 आम प्लस 3 आम बराबर 5 आम, इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, जब वो छठी में जाएगा बच्चा, तब भी ये आम गेंद रहेगी बनी हुई, तब नहीं रहेगी ना, तब क्या रहेगी, तब ये रहेगी धीरे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने मूर्त चीजें उनको बताई थी, तो उसको अमूर्त का ज्ञान भी होने लग गया, इतना उसका विकसित हो गई है, उसकी मानसिक क्षमता इतनी बढ़ गई है, जो मान लेता है, ज्यूम कर लेता है कि हाँ सच में ये बॉल होगी या कुछ और होगा, जिसको ऐसे बोलते हैं। तो आप अमूर्त चीजों को भी बाद में मूर्त की तरह पढ़ा सकते हैं, अमूर्त चीजों को भी बाद में मूर्त की तरह पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले आपने मूर्त चीजों को दिखाया है। मैं अगर यहाँ उत्तराखंड का मैप लाता हूँ, ठीक है, जैसे हम आपको है, आपको मैं देखा होगा, मैंने अभी तक जब मैं वो पढ़ाया क्या, राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के, तो मैंने आपको यहाँ पर मैप नहीं बनाया है ना, या आपको दिखाया नहीं। क्यों? क्योंकि आपने, आपके अंदर इतनी मानसिक क्षमता, इतनी आपके विकास हो चुका है, ठीक है, इतनी आपके अंदर योग्यता है कि आपके मानसिक में वो डेवलपमेंट हो चुका है कि उत्तराखंड चमोली कहाँ है, उत्तराखंड का वो देहरादून कहाँ है, आपने मन में सोच रखा है कि हाँ यहाँ हो सकता है। ठीक है, अगर मैं सपोज दैट ये बनाने लग जाऊं, ये सपोज दैट ये बनाने लग जाऊं ये, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि यहाँ उत्तराखंड वो देहरादून होगा, या हरिद्वार होगा, या उत्तरकाशी होगा, या ये चमोली होगा, या पिथौरागढ़ होगा। इसका मतलब हमारे अंदर अमूर्त विकास हो चुका है, हम उसको सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, वास्तव में यहाँ दिख नहीं रहा, हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वस्तु विधि में भी इसी तरीके से सूत्र लागू होते हैं, अमूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जो चीजें उसके सामने है पहले उसी को ही पढ़ाइए। ठीक है, अगर ये दिखाओ ना मैं उसको कि दो, ये कितने पेन है, तो वो गिन लेता है कि 2 है। ठीक है, 1 1 2। इसी तरीके से अगर मैं बाद में पूछूं फिर तो बोल सकता हो, तो पहले हमें मूर्त की चीजों में बताने से कोई क्या बोलते हैं, वस्तु विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तु विधि होती है। आई बात समझ में? नहीं आई? नहीं आई? ये भी नहीं आई? बोलिएगा। अब जो लास्ट है, चलो कोई नहीं, लास्ट विधि देख लो, फिर ज्यादा फिर ओवर हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि नाम में ही पता चल रहा है, प्रश्नोत्तर विधि। कौन बताएगा किसने दी थी प्रश्नोत्तर विधि? बताइएगा, बताइएगा फटाफट, किसने दी थी प्रश्नोत्तर विधि? किसने दी थी? तो इतना टाइम क्यों लग रहा? अच्छा, कोई और देगा, औरों की परवाह मत किया करो, ठीक है, बता दिया करो बस, बाकी तो मैं पूछता ही हूँ। ठीक है, तो देखिए, इसको दूसरा नाम क्या बोला था मैंने, इसका दूसरा नाम क्या बोला मैंने, अब तो बता दो। वेरी गुड, सुकराती विधि। क्या बोला था? सुकराती विधि, सुकराती विधि।
अब होता क्या है इसमें, देखिएगा इसमें होता क्या है। इसमें एक चीज देखना, नाम नहीं पता लग रहा है, इसमें क्या होता होगा बताइए, बोलिए क्या होता होगा इसमें, बोलो क्या होता होगा इसमें। हाँ, अगर मैं इसको तोड़ूंगा ना संधि के रूप में, तो प्रश्न प्लस उत्तर ऐसे समझिएगा आप। ये इसमें क्या होंगे, प्रश्न होंगे और उत्तर होंगे। तो देखिएगा, जब भी कोई शिक्षक ये यूज करता है ना, ये विधि अगर ये यूज करेगा तो देखिएगा, सपोज दैट मैंने आपसे प्रश्न पूछा, कोई सा भी पूछ लिया, नाउन क्या होता है या प्रॉपर नाउन क्या होता है, इस तरीके से मैंने पूछा, या शिक्षण किसे कहते हैं, या मूर्त से मूर्त सूत्र क्या है, तो जैसे जैसे आपके उत्तर आएंगे, क्या आएंगे, उत्तर आएंगे। अगर प्रश्न से उत्तर आ रहे हैं, मेरे पूछने से अगर क्या आ रहे हैं, अगर अगर उत्तर आ रहे हैं, तो मेरे माइंड में क्या चलता है, उसी उत्तर से क्या बनाऊं, अगला प्रश्न बनाऊं, क्या बनाऊं, उसी उत्तर से मैं क्या बनाने लग जाऊं, बताइए, प्रश्न बनाने लग जाऊंगा, क्या बनाने लग जाऊंगा, उसी उत्तर के आसपास के जो भी है, अगर आप गलत बोल रहे हो तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर क्वेश्चन बनाऊंगा फिर दोबारा। तो इसमें ये चीजें होती है, पहले चीजें क्या करता है, जैसे प्रश्न करता है टीचर, ठीक है, फिर जब छात्र कोई उत्तर देगा तो उसी से वो फिर क्वेश्चन बना लेता दूसरा। ये सबसे ज्यादा यूज कौन करता है, अगर आप बाहर क्लास से बाहर देखोगे, ये होता है हमारा साक्षात्कार में होता है। कहाँ होता है, साक्षात्कार इंटरव्यू में ज्यादा होता है ये। अगर किसी ने इंटरव्यू दिया होगा वो इसको बेटर तरीके से जान सकता है, ठीक है। इंटरव्यू वाला क्या करता है, सपोज दैट हमसे कोई प्रश्न करा, अगर उसने ये बोल दिया कि व्हाट इज नाउन, उसने डायरेक्ट पूछ लिया व्हाट इज नाउन, फिर हमने दिया नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस जो भी है, फिर बोलेगा वो कि प्लेस का एग्जांपल दीजिएगा, मतलब प्लेस, फिर बोलेगा वो प्रॉपर नाउन क्या, जैसे हम टाइप गिनाएंगे ना उसके, मान लो हमने टाइप गिनाए प्रॉपर ये सब, तब बोलेगा व्हाट इज प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर हमने प्रॉपर नाउन बोल दिया, तब बोलेगा वो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल बताइए, तब आप बताने लग जाओगे रोहन सोहन, फिर वो बोलेगा रोहन में कौन सा वो है, मतलब जेंडर क्या है, ठीक है, या इस तरीके से बना लेगा। फिर बोलेगा रोहन सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, फिर बोलेगा सिंगुलर क्या होता है। इस तरीके से वो आपके ही प्रश्न से उत्तर बनाने लग जाएगा, या आपके ही उत्तर से वो प्रश्न बनाने लग जाएगा। तो इस तरह का ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये क्लास में भी होती है। क्लास में आप कर सकते हो ये प्रक्रिया क्लास में, कि उनसे प्रश्न पूछिएगा, ठीक है, फिर जैसे उत्तर देते हैं तो आप उनसे प्रश्न उसी के अकॉर्डिंग कीजिए जैसे जैसे उत्तर आ रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं प्रश्न उत्तर विधि, ठीक है। एक राइटर है, हाँ, एक राइटर है, ठीक है, एक राइटर है काउलर, काउलर है काउलर, काउलर, काउलर ने बोला है कि शिक्षण जो है मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए, उसने ये बोला था। काउलर लिख सकते हो, काउलर जो है उसने कहा था जो भी शिक्षण होता है ना, शिक्षण वो मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए, मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। उसने भी यही कहा था कि प्रश्नों का यूज ज्यादा से ज्यादा हो, प्रश्नों का मतलब प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए, प्रश्नों के द्वारा, ये लाइन कही थी काउलर ने, होना चाहिए। आ रही है आवाज, ये ठीक है। तो काउलर ने कहा था कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए, प्रश्न मतलब प्रश्न भी करने चाहिए। तभी तो आपने देखा होगा कि जब हम टीचिंग करते थे, माइक्रो टीचिंग चल रही होती है, जब हम लेसन प्लान बनाते थे, पाठ योजना बनाते थे, तो उसमें देखिएगा तो सबसे शुरू में जैसे हम प्रस्तावना कौशल से शुरुआत करते थे, ठीक है, फिर हम उसकी जब व्याख्या विधि यूज करते थे, उसके बाद देखो हम उनसे क्या करते थे, हम उससे प्रश्न भी करते थे, क्या करते थे, प्रश्न करते थे, जो हमने पढ़ाया होता है पहले, फिर उसके प्रश्न करते हैं। वहां पर भी दो तरीके से प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से प्रश्न किए जाते हैं, एक प्रश्न वो होते हैं जो
पहले तो वो हमने पढ़ाया भी नहीं था, पूरे ज्ञान से पूछते थे, वो तो प्रस्तावना में आ गए थे। जब हम व्याख्या कर देते थे फिर हम दूसरा प्रश्न करते थे आगे कि क्या उनको ये व्याख्या समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो उसके बाद भी हम अगर उनको समझ नहीं आती थी तो उसको दोबारा व्याख्या करते थे। जब दोबारा व्याख्या करते थे तो उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछते थे उनको कंफर्म करने के लिए कि सच में आ गया नहीं। लास्ट में मूल्यांकन वाले प्रश्न भी होते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये उन्होंने कहा था कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा भी होनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ या नहीं आई? ये तो प्रश्न उत्तर में ज्यादा वो नहीं था। अब थोड़ा सा मैं अगर बात करूं, हल्की सी अगर मैं बात करूं इस पे, या आपने सुनी भी है, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। किस पे? किंडन गार्डन आपने सुना था, कल भी सुना था, किंडन गार्डन विधि। ठीक है, सुना है आपने किंडन गार्डन? बोलिएगा, आवाज आ रही है? देखिएगा इसमें, देखो बोल क्या रहा वो, देखिए लास्ट विधि है ये, फिर आप बोर हो रहे हैं आई थिंक, लग रहा मुझे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें है क्या। किंडर गार्डन देखिए जरा, देखिएगा इसमें तीन मुख्य रूप से होते हैं। इसमें तीन जो मुख्य रूप से होते हैं देखिएगा जरा। एक एक विद्यालय, एक शिक्षक, और तीसरा, तीसरा बताइए। शाबाश, तीसरा छात्र। आप देखिएगा जरा, जो किंडन गार्डन विधि है, देखिएगा जो फ्रोबेल जी हमारे, किसने दी है विधि? बताइएगा, किसने दी विधि? फ्रोबेल ने। आप देखिए जरा, फ्रोबेल कहते हैं कि जो किंडर, देखो पहले मैं आपको बता दूं, और ये गार्डन ये तो समझ गए होंगे आप। जो विद्यालय होता है, विद्यालय वो क्या होता है बताइए? वो क्या होता है विद्यालय? ये देखिए क्या होता है गार्डन, मतलब क्या होता है गार्डन? बगीचा। गए नहीं क्या गार्डन में आप? या उसको बाग बोलिएगा, या उसको गार्डन बगीचा बोलिए। तो उसने क्या बोला है, जो विद्यालय होता है वो बाग के समान है, बाग या बगीचा। ठीक है, आएगा समझ में? फिर किंडर, किंडर का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है किंडर? क्या होता है किंडर? देखो बच्चे, अब देखो जरा, जो उन्होंने बच्चों की तुलना जो करी है ना छात्र, वो किससे करी है? पौधों से करी है, पौधे, किंडर पौधे, पौधे। ठीक है, अब जो शिक्षक है, जो शिक्षक है वो एक क्या होता है? माली। अब समझो जरा, अब थोड़ा इसको हटा देता हूं। देखो, बाग और बगीचे की रखवाली कौन करता है? बोलो, माली करता है। और बाग बगीचे में क्या होते हैं? पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे। तो देखो तुलना कैसे कर रखी है, जो शिक्षक है विद्यालय में बच्चों की क्या करता है? रखवाली, रखवाली। ठीक है, तो यही हुआ ना, जिस प्रकार बाग बगीचे की रखवाली माली करता है, मतलब पेड़ पौधे की रखवाली, बच्चे उनमें क्या है, बाग बगीचे में रहने वाले पौधे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखिएगा, विद्यालय को उन्होंने बाग की तरह माना है, शिक्षक को उन्होंने माली की तरह माना है, और छात्र उन्होंने पौधों की तरह मानना है। तो अगर माली पौधों में पानी दे रहा है तभी तो वो आगे बढ़ेंगे पेड़ पौधे। अगर वो पानी नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फिर? ऐसे ही यहां पर है, अगर शिक्षक विद्यालय में छात्रों को क्या नहीं दे रहे हैं? पानी, पानी, हाँ शिक्षा ज्ञान, पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा नहीं रहे, तो बच्चे क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं बच्चे? ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो आप समझ सकते हैं जो भी आपको बोलना है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है।
हमारे इन्होंने इसी तरह के किंडरगार्टन विधि का प्रयोग किया है। जिस तरीके से ये चीजें आपको लागू होती है, इसके बिना ये अधूरा है। उसी प्रकार शिक्षक, विद्यालय, छात्र में प्रक्रियाएं चलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है जो ये किंडरगार्टन विधि है ये 3 से 6 वर्ष के लिए उपयुक्त मानी गई है। कितने से कितने तक? 3 से 6 वर्ष। इसका मतलब वो कहाँ होगा? प्री प्राइमरी में होगा। उस समय कहाँ होगा? प्री प्राइमरी में होगा। जब प्री प्राइमरी में होगा तो इसका मतलब है ये प्राइमरी के लिए विधि मानी जाती है। लेकिन हमें तो पता आना चाहिए ना, ठीक है, हमें आना चाहिए। तो प्री प्राइमरी है। और जो ये विधि है एक खेल विधि की तरह है। ये खेल विधि के साथ तुलना करता है ये कि खेल खेल में सीखो। क्या सीखो? खेल खेल में सीखो। ये तो खेल विधि के साथ ये इसकी तुलना की जाती है। किंडरगार्टन की बच्चे बच्चे वाली विधि है, ठीक है, बच्चों के लिए। ये किसके लिए? बच्चों के लिए। तो ये है, इस तरीके से हमने समझा। तो आई थिंक टाइम हो गया है, कुछ लोगों को ज्यादा भी हो गया होगा, समझ से परे हो जाएगा। अब याद रखिएगा हमने कौन कौन सी विधि पढ़ी, इसको अच्छे से एक बार खुद भी देख लेना, ठीक है। अगर लिखाने का प्रोसेस होता या हमारे पास समय होता, अगर हमारे पास 3-4 महीने होते तो मैं आपको बिल्कुल उसको लाइन टू लाइन बता के, थोड़ा समझा के, और भी ज्यादा उसकी लाइनें लिखा के थोड़ा सा उसके गुण दोष भी बताता रहता। लेकिन हमारे पास मात्र 50 दिन के आसपास रह गया समय। तो हमें, अगर हम इतना चले गए कि इसके गुण क्या है, दोष क्या है, इसके क्या क्या उपाय है, क्या उसके कारण है, तब तो समझ लीजिएगा फिर तो एडमिशन करना पड़ेगा बीएड में, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड देखनी, और मैंने कोशिश करी यही बताने की कि एग्जाम ओरिएंटेड में क्या क्या, मतलब जैसे किंडरगार्टन है कितने वर्षों के काम आती है, और शिक्षक को क्या माना गया है, किससे तुलना की गई है, छात्र को क्या माना गया है, पौधे के रूप में माना है, ठीक है, खेल विधि से रिलेट करती है। आगमन विधि में पहले क्या, मतलब कौन सा सूत्र इनमें से लागू हो सकता है, विशिष्ट से सामान्य या सामान्य से भी, उल्टा दे देगा उस सूत्र को, ठीक है। वस्तु विधि में हम अमूर्त से मूर्त की ओर जाएंगे या मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे। तो इस तरीके से ये चीजें होती है। जब हमने संश्लेषण विधि पढ़ी थी तो संश्लेषण विधि में भी कहा गया था कि पूर्ण से अंश और अंश से पूर्ण, आप इन्हीं में से झूम जाओगे आप, ठीक है। तो उनमें से मत झूमना। मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया कि संश्लेषण का मतलब क्या होता है, किस तरीके से छोटे छोटे भागों से मिलकर एक संपूर्ण रूप लेता है। उसके बाद में विश्लेषण भी कह दिया था, एक संपूर्ण से अलग अलग भागों में जाता है। मैंने आप मतलब आसान मैंने एग्जाम्पल दिए थे। मैंने पेड़ का एग्जाम्पल दिया था, पेड़ से भी क्या होता था, फिर अलग अलग भागों में जाते थे, और एक बार फिर भागों से इधर। कंप्यूटर का भी ऐसे ले लीजिएगा, कंप्यूटर के बारे में बताओ पहले, फिर उसके कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब सीपीयू वगैरह के बारे में बताइए। इस तरीके से हमने कितनी विधि करी, बोलिएगा? आगमन निगमन 2, और 4, किंडरगार्टन 5, वस्तु विधि 6, प्रश्नोत्तर विधि 7, और इसके अलावा कोई करेगा कराई। तो 7 विधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से नोट कर लेना। साथ साथ अगर आप दोबारा वीडियो देखोगे इसको तो नोट कर लेना, ठीक है। इसको अच्छे से, बहुत कुछ मैंने बोला है उसको आप समझिएगा जरा, ठीक है। जब आप लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी जो मेथड जो बच्चे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपका करेंगे, ठीक है। बाकी मैं जल्द चाहता हूँ आपसे। शुक्रिया शुक्रिया।